प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। कुछ फ़लाही तंजीमों के हवाले से, फ़लाही कामों के हवाले से बात करेंगे। वो तंजीमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, जो काम कर रही हैं सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। हर मुहाज पे, हर जगह हमें काम करती हुई नज़र आई। बिलखुसूस इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है, मौशी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। कुछ देर पहले जिनका तस्करा हुआ है, NGOs ने एक काम किया, बहुत सारी NGOs सामने आई, अपने तौर पे अपनी कैपेसिटी में जितना हो सकता था डिलीवर किया। और सही और गलत लोग हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा काम इसमें ज़्यादा हुआ। हमारा जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा कि कोरोना के पूरे अरसे में जो पहली लहर और दूसरी लहर आई, उसमें कोशिश की कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मदऊ किया जाए जो इस वक्त काम कर रहे हैं, राशन के हवाले से, दीगर जो मौशी मुश्किलात हैं उनको हल करने के लोगों को मदद कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रही है। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कमी हुई और इस तरह के जो दीगर मामलात हुए, ये वही NGOs के लोग हैं जो अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, अपने कई लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे और दीगर इसके साथ जो जुड़े मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान दूसरे हिस्से में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे जो है वो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू। सबसे पहले जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इरफान खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ इससे पहले भी प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं, जनाब डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब, चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफान भाई ये फरमाइएगा, यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है, वैसे तो आपके साथ हमारी तालीम के हवाले से मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ये अभी जो कोरोना के इस पूरे अरसे में हुआ, इस पूरे एपिसोड में, पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में और तीसरे एपिसोड में, और ख़ास तौर पे ये जो चौथी एपिसोड इसकी जारी है, अब खुदा ना करे कि इसके मज़ीद एपिसोड हैं, लेकिन जो तंजीमें थीं, NGOs थीं, बड़ा उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। उन जगह पे भी काम किया जहाँ पे हुकूमत का काम करना बनता था, उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो डिलीवर नहीं कर सके। पर मसला ये है कि ये जो NGOs काम करती हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तनकीद का भी निशाना सबसे ज़्यादा इन्हें बनाया जाता है। पहले तो मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू की जाए कि ऐसा क्यों ख्याल किया जाता है कि जो तंजीमें हैं ये ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। अगर कहीं ना कहीं काम हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं अपना मफादात को जो है वो सामने रख के काम करते हैं। ज़रा फरमाइए। बहुत सेंसिटिव और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया। या सिर्फ देखें, अव्वल तो देखें एक मुहावरा है, कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, ठीक है। ज़रूरत क्यों पेश आई NGO की? सबसे बड़ी बात, जब रियासती इदारे और रियासत मौजूद है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर चीज़ मौजूद है आपके पास, ठीक है, तो फिर ज़रूरत NGO की पेश की क्यों आई? वजह ये थी कि आपके रियासती इदारे या जो भी लोग ज़िम्मेदार, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना काम दयानतदारी से, ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। इदारे हमारे करप्शन की नज़र हो गए। तो हमारी कौम में से कुछ लोग उठे कि भाई ठीक है, अगर इदारे नहीं कर रहे तो हम अपनी कैपेसिटी में रहकर अपने लोगों की कुछ मदद करें। ऑप्टिमिस्टिक लोग थे ये बहुत ज़्यादा। ये जो हालात से या इदारों से या सिस्टम से मायूस होने वाले लोग नहीं थे। एक अप्रोच तो हमारे पास ये थी कि हम मायूस हो जाएं और इदारों पे ही छोड़ दें सब कुछ, इन्हीं करप्ट सिस्टम पर छोड़ दें। और दूसरा एक रास्ता ये होता है कि चलो यार, जितनी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जितने आपके अक्वेंटेंसेस हैं, जितनी आपकी जान पहचान है, जितनी आपकी ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए आप अपने लोगों की मदद शुरू कर दें। ठीक है, देखिए चीज़ें सही होंगी, आप वाली बात कि आपके मरने के बाद चीज़ें सही होंगी तो फिर बेकार है। देखो जो लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, जिनके हालात जो सीवियर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है। उसे उन्हें इन चीज़ से गर्ज नहीं है कि भाई कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है और उसके बाद लॉन्ग टर्म में इसकी जो है ना देर पा नताइज और फ्रूटफुल नताइज हासिल होंगे। उसकी भाई उसने कल मर जाना है, आज उसको ज़रूरत है, आज उसको भूख लगी है, कर दीजिए ऑक्सीजन, अभी खाना उसे भूख अभी लगी है, खाना आप उसको 2 दिन बाद दोगे तो फिर क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसा ही।
तो बात है कि एनजीओ का देखिए क़याम इसलिए हुआ कि रियासती इदारे फेल हो रहे थे अपनी डिलीवर करने के अंदर, तो एनजीओ के लोग खड़े हो गए, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में काम किया। जब और लोगों ने उन्हें देखा काम करते हुए तो लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया। ठीक है। अब एनजीओ इस बारे में भी बदनाम होती है कि भाई उसे बाहर से फंडिंग हो रही है तो यहाँ से फंडिंग हो रही है। अच्छा, अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में हैं। डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, डॉक्टर भी बुरे होते हैं, टीचर्स भी अच्छे होते हैं, टीचर्स भी बुरे होते हैं, बिल्कुल एंकर्स भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, सियासतदान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। हर फील्ड में अच्छाई और बुराई तो मौजूद है। तो इसी तरह सारी कुछ एनजीओज भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मकासद की उस एनजीओ को यूज़ किया, या उनके कोई मफादात अपने थे जो उन्होंने अपने आप को फैसिलिटेट करना होगा। ऐसे मामला भी तो है यासिर भाई, और काफ़ी इस हवाले से रोकथाम हुई है पिछले दिनों, आपने देखा होगा। और आज के दिन में किसी एनजीओ को रजिस्टर्ड कराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, आप नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब से मजीद रोशनी डालेंगे क्योंकि मुझसे सीनियरिटी में भी है तो एनजीओ के हवाले से। तो एनजीओ को रजिस्टर करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है, और पहले तो 2019 से पहले बड़ी भरमार थी इसकी। जी, अच्छा, लोग एक तो पर्सनल कैपेसिटी में काम करते हैं, लेकिन फिर उसको वैलिडेट करने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए उन्हें एनजीओ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ और एक जो भी इनकमिंग आउटगोइंग जो भी उनके रिसोर्सेज उसको जस्टिफाई भी करें और उसके साथ फिर लोगों को सर्विसेज भी दें। तो चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है एक तरह से। एक आप जो है ना एनजीओ रजिस्टर करने के बाद एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं जी, आप एक रजिस्टर्ड इदारा बन जाते हैं, आपकी मॉनिटरिंग, आपकी चेक एंड बैलेंस, तो जो भी चीज़ें हो वो जो है ना जस्टिफाइड हो। सबसे बात तो ये चीज़ है एनजीओ के अंदर। और बाकी आई एग्री विथ यू कि अच्छे बुरे हर जगह हैं, हर जगह लोगों ने बड़ा धंधा भी बनाया ऐसे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये ख्याल कैसे आया एनजीओ बनाई जाए, लोगों की खिदमत की जाए, और ये इतना आसान काम यकीनन नहीं है। कैसे इस इदारे का क़याम अमल में आया, कैसे आपको ये ख्याल गुजरा कि एक इदारा बाकायदा ऐसा बनाना चाहिए जहाँ लोगों के मसाइल हल किए जाए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से बदतरीन सोसाइटी हमारी बन चुकी है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल है जब बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। फरमाइए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फिर दोबारा मुझे जो है ना यहाँ मदू किया। जैसे इरफान भाई ने कहा कि जब रियासती इदारे नाकाम हो जाते हैं तो फिर हमारे जैसी एनजीओज़ वजूद में आती हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा था कि आपको पता है कि सॉरी टू से मैं अपने मुल्क और अपने इदारों के अगेंस्ट में बात नहीं करता, लेकिन दुख होता है अपने जो काम नहीं करते। यहाँ पे इतनी वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की कि आपकी हद है। किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के बाहर जाए ना तो एनजीओज़ की इज़्ज़त होती है, एहतराम होती है। ऐसा ही है। और हमने तो काफ़ी सारा वर्क किया। सबसे पहले मेरा ये ईमान है कि सोशल वर्कर जो है ना बनाया नहीं जाता, वो कुदरती तौर पे बना होता है। अल्लाह ताला उसके दिल में एक खास चीज़ डाल देता है कि जिसकी वजह से खिदमत का जज्बा डाल देता है। बस अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया, माँ बाप की दुआएं थी, कोई परवरिश ऐसी करी हुई थी कि बांटना, किसी की मदद करना। वो आहिस्ता आहिस्ता अकेले फिर दोस्त जुड़ते गए, और फिर हमने कहा कि भाई इसको तंजीम को रजिस्टर करवाया जाए। बहुत पापड़ बेलने पड़े, ये एलिगेशन ये लेके आओ, वो करके बहुत ही मुश्किल। एक अच्छा है, अच्छी बात है, हमारी जो हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, छानबीन करते हैं, क्योंकि यही एलिगेशन होती है एनजीओज़ पे जिसकी वजह से कि एनजीओज़ भाग जाती हैं, कुछ करप्ट होती हैं, बदनाम होती हैं। एक की वजह से 2-4 और भी बदनाम हो जाती हैं। एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो वाली मिसाल हो जाती है, इस तरह होती है। बहरहाल, लेकिन अफसोस का मकाम मैं आपको बताऊं, जो काम हुकूमत करने का है और वो एनजीओज़ करती हैं, उसके साथ इतना जो है ना वो रवैया हुकूमत का ख़राब होता है। आपकी सोच है, हम अपने सोर्सेज, अपने जो ट्रस्टीज़ होते हैं या जो डोनर्स होते हैं या मुखैर हज़रात हैं, उनके पास जाते हैं, वो किस तरह हमें देते हैं वो हम आगे डिलीवर करते हैं, लेकिन हमने उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को देना है। किसी इदारे से मैं रजिस्टर हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, SSCP है, काफ़ी सारे इदारे जहाँ से आप आपने रजिस्टर कर ली। अभी 2019 में हमारे सूबाई हुकूमत ने एक एक्ट पास कर दिया, सिंध चैरिटी एक्ट। भाई आप रजिस्टर हो, ठीक है, उनको भी अपने दे दो अपना क्या कहते हैं सारा हिसाब किताब, लेकिन हमें भी आपने देना है। हुकूमत हमें दे तो कुछ भी नहीं रही। बिल्कुल ठीक है।
हमें कुछ भी नहीं दे रही, हम अपने सोर्सेज से, वसाइल से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको हिसाब किताब भी देना है, उसका टैक्स भी उनको देना है, फिर चैरिटी एक्ट का सालाना जो है ना रिन्यूअल भी देना है, उनका 10,000 रुपये का एक फीस है, वो भी आपको देना है। ठीक है, दे तो नहीं रही, ले रही है। बहरहाल उल्टा अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके पीछे लग जाएंगे, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, आप इसे जस्टिफाई करो। भाई किसी ने अल्लाह के नाम पे दे दिया, हम एज ए मुस्लिम बीन कहते हैं भाई एक हाथ से दे दो दूसरे हाथ को नहीं दे, को खबर ना हो, कोई बाहर से तो नहीं आ रही ना भाई, हमारे अगर अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में आ रहा है, कुछ भी है, आपको हम हर चीज़ दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट आसानी से नहीं खुल सकता। 2 नंबर बंदे का खुल जाएगा, जो जेन्युइन बंदा नहीं खुल सकता भाई। ये किसी की बद्दुआ है हमारे मुल्क के कानून के ऊपर कि जो ना हमारे साथ ऐसे वसाइल होते हैं, ना कोई इदारा सही तरीके से काम करता है, आप नोट दो आपका काम हो जाता है, मिजाज नहीं होता। बाकी रही बात, देखें कुछ भी हो, अल्लाह ताला ने एक जज्बा डाला हुआ है दिल में, रास्ता वही बनाता है, और आज तक हम करते रहे। ये कोरोना का जब से क्राइसिस चल रहा है, और पहले तो बहुत ज़्यादातर देखिए मुखैर हजरात भी जो ना काफ़ी सारा दे के अभी थोड़ा सा थकने लगे, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, सिर्फ दिए जा रहे हैं ना, तो हुकूमत उनका कोई वो नहीं करे। हमारे जैसे NGOs हैं, हमारे कोई वो सर पे हाथ रखने वाला नहीं है कि चलो ठीक है भाई आप लोग करो। ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारों का पहुँचना हक बनता था, वहाँ पे नहीं है, फ्लड है उसके बाद वहाँ पे भी नहीं जाते, हमारी जैसी NGOs जाती हैं। कोरोना की मिसाल दे, यहाँ पे मैं नाम का कोड नहीं कर रहा, एक गांव था, तकरीबन उसमें 50% लोग ऐसे थे कि जिसको हमने रेस्क्यू करना पड़ा, गवर्नमेंट के इदारे नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल ठीक है। जब हमने रेस्क्यू किया, हमारे 1-2 बंदे जो ना इन्फेक्टेड हो गए, उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी थे मरहूम डॉक्टर शहबाज अनवर साहब जी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो इन्फेक्टेड हो गए और वो जान बाक हो गए कोरोना में। तो हमारी जो NGOs के लोग हैं इतना तक अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हुकूमती इदारे हमारे साथ नहीं देते, ताउन नहीं देते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शोशा करते हैं, थोड़ी सी अपने पब्लिसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, उनका मोरल पता नहीं कैसे बुलंद हो जाता है, काम नहीं होता, लेकिन वो चंद दिनों के बाद बंद भी हो जाते हैं, भाग भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उसको एक नाम दिया हुआ है, उसको मैं गुलदस्ता माफिया कहता हूँ, जो गुलदस्ते एक्सचेंज करते हैं, उसको गुलदस्ता माफिया यहाँ पे ज़्यादा मुतारिक है। इरफान भाई ये फरमाइए कि वैसे तो हर शोबा ही ऐसा है इस सोसाइटी पे, अगर नज़र दौड़ाएं कि लोगों के इस वक्त खाने के लिए रोटी उनके पास नहीं है, क्या सेहत, क्या तालीम, क्या कानून, क्या इंसाफ, नाम लेते जाइए, कहाँ पर उसकी तजलील नहीं हो रही। कौन सा शोबा आपने मुंतखब किया कि इसके ऊपर सबसे पहले और हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है? फरमाइए। यासिर भाई, मैं आपके ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल भी है, और सबसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा कि हमारी तो सबसे इस वक्त तो कोई शोबा भी सही काम नहीं कर रहा। अब आप अभी देख लें, कल मैं और डॉक्टर साहब कहीं जा रहे थे, हमने एक प्रोग्राम अभी प्लान किया है 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से, ज़रा उसका तस्करा कीजिए। तो उसमें हमने कहा कि जो हमारे चले जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, पुलिस से हैं, उन्हें भी इनवाइट करें, और शौहदा की फैमिली है डिफेंस डे के हवाले से, वो सब उसमें शिरकत करें, उन्हें हम शील्ड भी प्रेजेंट करें, और जिस भी तरह से हो सकता है लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारा जाए। बिल्कुल सही, जो कि बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे पास रोल मॉडल रहे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने एक तो ये इवेंट किया, तो हम रास्ते में ही थे, तो एक स्नैचिंग का इंसिडेंट हो रहा था जिस पे, और उस बंदे ने, पुलिस की मोबाइल तो आई लेकिन वो फायरिंग स्ट्रेट फायर करते हुए निकले, और हम बच गए उसमें दोनों। स्ट्रीट क्राइम जितना बढ़ गया है। अच्छा, अब आप देखिए हर जगह आपको मिसमैनेजमेंट नज़र आएगी। ट्रैफिक की तरफ आ जाएं तो कोई फुटपाथ के ऊपर से ठेला लेकर आ रहा है, कोई बाइक लेकर आ जाता है, कोई गलत पार्क करके चला जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है, कोई रॉन्ग साइड आ जाता है, ट्रैफिक सार्जेंट खड़े होते हैं, बस उन्हें वो पॉइंट अच्छा लगता है जहाँ से कुछ उनको पैदागिरी हो जाए, कोई पैसे आ जाए, सुजुकियां ज़्यादा गुजरती हैं, वहाँ से गुजर रही हो, या कमर्शियल ट्रैफिक जैसे ऐसा ही बिल्कुल सबको पता है, सुजुकी ओवरलोड जा रही होती है, फिर भी अच्छा खड़े हैं हालांकि रोकथाम के लिए, फिर भी जा रही हैं। फिर आप, मुझे नहीं पता ये लाइसेंस बंद कैसे जाते हैं लोगों के। मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो वो रोडों पर गाड़ी लेकर आए और लाइसेंस भी इनके पास है, और वो उसको कुछ पता नहीं रूल्स रेगुलेशन का, उसका लाइसेंस होल्डर भी बना हुआ है। ये लाइसेंस टू किल दे रहे हैं फिर आप लोगों को, यानी अगर ऐसा ही है, लोगों को मारने की उसको छूट हो गई, और एक्सीडेंट में अगर होगा भी तो एक्सीडेंटल केस की क्या सज़ा होगी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पुलिस में देख लें, बहुत सारी इस्लाहत की ज़रूरत है, एजुकेशन में है, हर जगह। लेकिन जो
चीज़ जिस चीज़ से चेंज आएगा वो मैं समझता हूँ एजुकेशन, ठीक है, अवेयरनेस है। जैसे हुकूक की आ गई हो, आपको एजुकेशन आपको दी जाए और एजुकेशन को भी रेलेवेंट किया जाए, ठीक है, सिविक जो सेंस है उसे उजागर किया जाए लोगों के अंदर। और जैसे माशरों में होता है और है हमारे पास बहुत सारे, अपने बाहर की बात तो नहीं करूँगा और मस्जिद के लोग कहते हैं बाहर की बात अब ज़्यादा करते हैं, तो हमें इस सेंस को उभारने की ज़रूरत है, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाने की ज़रूरत है और एजुकेशन पे काम होगा जितना ज़्यादा सही मायनों में जी एक्सेलेंस लोगों में दी जाएगी। अच्छा, एजुकेशन को भी कमर्शियल ना किया जाए, क्योंकि अभी जो मनी मेकिंग रैट रेस लगी है ना, इसमें जो डे इन डे आउट रूटीन में हम लोग अपने आप को खपा रहे हैं पूरा, और इंसानों को ना, सबसे बड़ी बात ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करें, इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा, इंसानों को ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है, उसे ऑब्जेक्ट समझ के उसे यूज़ करके उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। ऐसा ही अभी कोरंगी में एक बड़ा ही सानिया हुआ, बहुत बड़ा, मेरा अपना इलाका भी लगता है, वो डॉक्टर साहब भी थे, हम गए भी वहाँ पर, तो जल कर जो 17 लोग मर गए, पहला वाक़या नहीं है। और ये मैंने कहा ये इंटेंशनल नेग्लिजेंस है, ये कोई नेग्लिजेंस नहीं है। वो पता नहीं छोटी सी फैक्ट्री है, उसे किसने ट्रेड लाइसेंस दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी क्लियरेंस कहाँ से मिली उसे, काटी वहाँ क्या कर रही है। एक तो काटी जो बनी हुई है कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, कल इसके ऊपर मेरी बात हुई है तफसीलन, काटी के चेयरमैन थे, आप फरमाइए। काटी कर क्या रही है? काटी सिर्फ एम्प्लॉयर्स के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम करने होते हैं जिनमें वो DIG, IG और जो CPLC और फलाना सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वो एक नेक्सस बन जाता है, और फिर एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करने में इनको एक ताकत मिल जाती है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। ठीक, क्योंकि लेबर्स को, इंसान को समझा ही नहीं जा रहा, उनसे सुलूक जानवरों वाला किया जाता है। अच्छा, वहाँ जो अंदर आप जाएं तो मेरी बहुत ज़्यादा वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है तो एक्सपायर हैं। अच्छा, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, और लोग शायद इस बारे में जानते भी नहीं हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना, नहीं पता उन्हें बिल्कुल, बस वो अच्छा फॉर्मेलिटी के तौर पर खाली भी लटके हुए हैं, एक्सपायर लटके हुए हैं, फिर इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, फायर एग्जिट्स नहीं है लोगों के पास। अच्छा, देन सैलरी का बहुत बड़ा इशू, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 25,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए। अभी प्रोटेस्ट जो स्टेज किया है इन्होंने, वो बेचारे मजदूर हैं, वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, किस तरह अपना प्रोटेस्ट उन्होंने किया होगा, उस पर भी उनको जो है ना बस प्रेशर दे के मशीनरी यूज़ करके भगा दिया जाता। तो मैं काटी वालों से भी दरख्वास्त करूँगा और गवर्नमेंट से जो इदारे हैं उनसे भी कहूँगा कि इस पर मेजर्स लिए जाएँ, सीरियस नोट पे इसको देखा जाए। वो इंसान है, अगर मजदूर है तो फैक्ट्री है, मजदूर है तो मैनेजर है, वो बॉस है, तो असल तो मालिक यही है जो आपकी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इन्हीं की मेहनत से पैसा का, आप तो बॉस तो पैसा हैंडल कर रहा है सिर्फ, किसका। अच्छा, मैं एक चीज़ को गुज़िश्ता रोज़ से इसको थोड़ा सा वो कर दूं, क्योंकि मौजूद गुफ्तगू इस वक्त यही है। जो काटी का जो कहना है, उनके चेयरमैन सलीम उज़्ज़मा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने कहा कि देखें, एक तो वो इंडस्ट्री है कि जो हमारे साथ लिंक्ड है, दूसरी वो है कि वहाँ पे बहुत सारे उस एरिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री बनी हुई है। वही आपका एक बड़ा माकूल सवाल है कि उधर उसको कैसे ट्रेड लाइसेंस दिया गया, कैसे उसको क्लियरेंस मिली है। 2 दर्जन अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, आपको पता है ना, जो दरवाजे पे खड़ी होती हैं चेक मांगने के लिए, और काम उनका कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है, लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो उस एरिए में, उस जगह पर कॉटेज इंडस्ट्री को जगह देना, क्योंकि वहाँ पर ये भी चीज़ें कुछ हमने ऑब्ज़र्व की हैं कि वो रास्ते दानिस्ता तौर पर बंद किए गए हैं, पानी वहाँ पर खड़ा किया गया है, या उनको इस तरह से कंजस्टेड कर दिया गया है कि वहाँ पे कोई आ ना सके। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की जब मैंने सवाल उनके सामने रखा। उन्होंने कहा जहाँ तक हमारे साथ जो लिंक्ड हैं उनके साथ तो हम सही है कि उनके मामलात के हवाले से बात करते हैं। कोशिश और तरजीहात में ये चीज़ शामिल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में। या सिर्फ बातों की हद तक है। देखिए, मेरा बड़ा सोशल रोल रहा है। मुझे असल में, मैं अपनी ज़ाती राय है कि न्यूट्रल रहना पड़ेगा, लेकिन शायद मेरी और आपकी सोच एक जैसी है। मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ जी, और ये मुतादिद केस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। बिल्कुल। बड़ा एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है इन फैक्ट्रीज़ के अंदर, और इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं, और ज़्यादातर खातून वर्कर बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका प्रोपोर्शन कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। सही है, 70% 75% मेल वर्कर होना चाहिए, 25% जो है ना फीमेल वर्कर होना। चले, हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते तो उल्टा है प्रोपोर्शन। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है। अच्छा, वो एक केस हो गया जी, वो रिपोर्ट हो गया। अब वो खातून जो है ना थाने में बैठी रही, और अब वो FIR नहीं कट रही जी उसकी, उस मैनेजर के ख़िलाफ़।
जिसने सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया, बिल्कुल। तो एफआईआर नहीं हो रही थी, तो काफ़ी देर से लोग भी बैठे, तो मुझे किसी ने ऑन बोर्ड लिया कि इरफान भाई ऐसा सीन है, फलाना थाना है शराफी गोट का जी, तो यहाँ ऐसे कुछ लोग भी आ गए हैं और पुलिस अफसरान भी थे उनमें से कुछ जो एफआईआर ना होने में अपना किरदार अदा करते कि किसी तरह रिपोर्ट ना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा था, फैक्ट्री का नाम भी बड़ा नाम था। तो उस पर फिर मैंने इंटरवीन किया और आधे घंटे विद इन हाफ एन आवर आफ्टर आई वाज रिपोर्टेड कि मुझे पता चला, तो मैं उस पर एफआईआर करवा दी। एफआईआर भी करवाई, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चेंज करवाई ताकि वो बायस्ड चीज़ें ना हो। उस पर फिर मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, लोकल इदारों को लिखा, माशाल्लाह, ठीक है। लिखने के बाद फिर मुझे काटी बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि भाई मतलब इस चीज़ से देख लें, हज़ारों लोगों की नौकरी है, अगर आप इस तरह करेंगे तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। तो मेरा सवाल था कि ठीक है यार, हमें जॉब्स चाहिए, लेकिन अपनी माँ बहनों की, बेटियों की इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ करके तो नहीं चाहिए। इसी जगह आप लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को रखकर सोचें, अगर उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप टॉलरेट करेंगे। फिर मैंने CSR पे बात की, भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बड़े लंबे लेक्चर होते हैं। आप कितना CSR कर रहे हैं, इतना अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है। जी हम तो ये भी करते हैं, हमने फलाना भी लगाया, हमने फलाना, छोटी छोटी चीज़ें, हीट स्ट्रोक पे हमने जो ना पानी के वो रख दिए थे, ये CSR किया हमने, फलाना किया, नहीं कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं हो रही। फिर दूसरा, फिर मैंने कहा कंप्लायंस बताएं किधर है। कह रहे हैं यार अगर हम कंप्लायंस पे चले गए ना तो हम प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी प्रॉफिट बनाना है और लोग जाएं आपके भाड़ में, उनका काम ही पैसा कमाना है। जी देखिए, ये तो हुकूमत को पाबंद करना होता है ना कि जब आपके यहाँ एक कंपनी मल्टीनेशनल आई हुई है जो अरबों और खरबों रुपए कमा रही है, आप सवाल ये पैदा होता है कि वो सोसाइटी को क्या पे बैक करिए। इसका बाकायदा कानून मौजूद है, लॉ के अंदर एक प्रोविजन है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। और ये CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर इसकी बड़ी वैल्यू है, यहाँ तो चलें इसके ऊपर सिर्फ चाय कॉफ़ी होती है और डिनर लंच के, और उसके बाद गुलदस्ते एक्सचेंज होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजूद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और ये ख़ास तौर पे जो एक केस अभी जिसका तस्करा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे मुतादिद ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। वैसे तो माशरे के अंदर बेपनाह मसाइल हैं, सेहत के हवाले से हों, रोज़गार के हवाले से हों, चंद की अभी यहाँ पर निशानदेही की गई, उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो सिलसिला जारी है, बदतरीन मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। जो कुछ हो रहा है, किसी भी जगह आप जाके देख लें, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह सोसाइटी में आप नज़र दौड़ा लें, अस्पतालों के अंदर आपको नज़र आ रही है, मसरत के साथ अदालतों में नज़र आ रही है, हर जगह आपको ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आ रही है। कौन ज़िम्मेदार है, मामलों को ठीक कैसे किया जाए। और सवाल ये पैदा होता है कि जब लोगों को अपने हुकूक का ही इल्म ना हो तो फिर कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और जो कुछ हो रहा है, किसी भी आप सरकारी इदारे में चले जाएँ, नाम ले लीजिए किसी भी इदारे का, जो इंसानियत के साथ हो रहा है, क्या ऐसे मुआशरे तरक्की कर सकते हैं। सवाल ये है। यहाँ पर डॉक्टर हाशिम संदियान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। एक निजी फलाई तंजीम है, तो किस तरह काम कर रहे हैं और ये ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं उनको कैसे टेकअप करते हैं, कैसे इन मामलों को हल किया जाता है। डॉक्टर साहब फरमाइए, एक केस का तो तस्करा ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर इरफान भाई ने किया, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केसेस ऐसे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। हमारा क्योंकि ताल्लुक़ अदालतों से है, वहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, कैसे इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, कैसे मामला। देखिए, हम जितने भी इदारे कोशिश करते हैं ना, अभी ये सिनेरियो है कि हमें सोचना पड़ता है। हम ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे होते हैं, किसी की मदद कर रहे होते हैं। अगर आप किसी केस को उठाते हो ना, तो सबसे पहले आप ये करो कि आपके पीछे इदारे लगने ही लगने हैं। हम अगर उस वायलेशन को जो इदारों की तरफ से हो रही है या लोगों की तरफ से, उसको इंटरनेशनली लेके जाते हैं तो हम गद्दार कहलाते हैं। ये भाई ये मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। भाई हम मुल्क के खिलाफ काम नहीं करते, वो जो एक्ट हो रहा है वहाँ पे हम तो उसकी बात, यहाँ पे अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। अगर आप इंटरनेशनली एमनेस्टी में चले जाओ या इंटरनेशनली किसी इदारे में जाओ, ह्यूमन राइट्स के में जाओ,
किसी भी केस को लेके जाओ, आपके ऊपर ठप्पा लगना ही लगना है। अगर किसी आप केस को, अभी जैसे ये मेहरान टाउन का वाक़या हुआ है और इसमें इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से काम खुद से भी कर रहे हैं। अगर उनको नई इंसाफ की फराहमी हुई, काटी का जैसे जिक्र चल रहा था, इन इदारों को अभी इनको जगाना पड़ेगा हमें। हम इस माशरे में रह के कभी कभी दब जाते हैं क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, कोई साथ नहीं, इदारे मुखालिफ हो जाते हैं आपके। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे जो अवाम है, हमारी जो कौम है जी, ये हमारा साथ नहीं देंगे, तो तब तक हमारी जैसी एनजीओ भी कुछ नहीं कर सकती। हमारा भी साथ देंगे तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। किसी का मसले को हल कराने के लिए जब हम निकलते हैं, हम खुद मसले के शिकार हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी जो हमें देखना होता है कि भाई अपने आप को किस तरह बचाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान या लफ्ज़ ऐसा अल्लाह ताला ने दिया ना, हम नाम इसमें ले नहीं सकते, लेकिन हमारी जो ना बदकिस्मती है कि हमारा जो सिनेरियो ऐसा बन गया है कि जो नाम लेना पड़ता है। कानून ऐसे बन गए हैं जो ना किसी का एहतराम नहीं हो रहा। ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आवाम को थोड़ा सा जो ना उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, अपने हुकूक मांगने पड़ेंगे, उनको सोचना पड़ेगा हमारा हक क्या है। बिल्कुल ठीक है। जब तक ऐसी अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों में अपने हक की पहचान नहीं होगी, तब तक तो ये काम चलता रहेगा, इसी तरह वायलेशन होती रहेगी, इदारे दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे। हमें अपने हुकूक के बारे में जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पड़ेगी। लेकिन क्या कीजिए कि ये जो नामसाइब हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पे ये जो इदारे जो अभी किसी भी सरकारी इदारे का नाम लेंगे, जो हमारे रवैये हैं, हम शायद पता नहीं ये खुद भूल गए कि हमें भी मर के जो है वो जाना अल्लाह के पास ही है, इस कब्र के अंदर ही हमें जाना है, इख्तिताम हम सब का एक जैसा ही है। तो क्या नतीजा निकलेगा फिर? ये कि आप थाने में FIR कटवाने के लिए जाइए, आप बगैर फ़ोन कॉल के आप FIR नहीं कटवा सकते। ये अलमिया है सोसाइटी का, आप गौर कीजिए कि जहाँ पर ये सूरत हाल हो, कैसे फिर मामला ठीक होंगे। तो ये आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की मैं क्या क्या मिसालें आपके सामने रखूँ? आप तो खुद फील्ड में हैं, आपके सामने है। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी यही है। अब वही बात है, जैसे अभी मजदूरों की तरफ भी आ जाए दोबारा कि जो मिनिस्टर ऑफ लेबर के लोग हैं या दूसरे हैं, ट्रेड लाइसेंस वाले लोग हैं, जब इन्हें अपनी रिश्वत लेनी होती है ना आंखें बंद करने के लिए, तो ये कवर में से भी ढूंढ के निकाल लेते हैं फैक्ट्री कहाँ लगी है। ऐसा ही है, या इनका कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है। 100% मुत्तफिक। अच्छा, पुलिस की बात अभी आपने की, FIR कटवाना बहुत मुश्किल काम है बॉस। हम अच्छे इन्फ्लुएंस वाले आदमी के लिए भी जो साहिब किरदार और माशरे में उसकी हैसियत हो, वो भी अगर जाता है तो उसको भी SHO की भरपूर कोशिश होती है कि कोई ना कोई उसे प्यार से और इज्जत के साथ उसे किसी तरह टाल मटोल करके उसे फिलहाल भेज दिया जाए। खुद भी अगर मुझे FIR कटवानी हुई, जैसे मेरी मोबाइल चोरी की, मुझे अपना तारुफ करवाना पड़ा, फिर जाकर उनको समझ में आएगी। फिर या कहीं से फ़ोन करवाएंगे आप, हायर अथॉरिटी से कहेंगे, तब कहीं अब आप ठीक ठाक आपका कोई पावर है तो फिर आपकी FIR कटेगी, वरना FIR नहीं काटती। अच्छा, फिर वहाँ से आपको चलता कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप देखिए ना, पुलिस इदारे के अंदर ही आप 15 करते ना, कोई इंसिडेंट हो जाए तो 15 तो आएगी बहुत देर में। अच्छा, फिर थाने से फ़ोन आएगा, अच्छा ठीक है फ़ोन पे मैनेज हो गया तो कोशिश करेंगे जाने की जहमत ना की जाए, वरना गाड़ी फिर बड़ी मुश्किल से देर में आएगी, फिर वो अपना प्रोसेस करेगी। अच्छा, दूसरी बात, ऑन दी अदर हैंड यू सी, अगर कोई बंदा अपना जायज़ घर की दीवार भी लगा रहा होगा ना, तो पुलिस मोबाइल फौरन ठक आगे पहुंचती है। ऐसी सर्विस होती है, ज़बरदस्त सर्विस है। वो कहते अच्छा, उनका काम कोई नहीं है ना पुलिस का, इन ज़मीन के काम से या कंस्ट्रक्शन के काम से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो फिर भी बगैर कंप्लेनेंट के पहुँच जाएंगे। वो आपसे आए जी, मोबाइल आकर खड़ी हो जाएगी। आजकल जैसे दुकानें बंद, माशाल्लाह जिस उस्तादी से दुकानें बंद करा रहे हैं, कमाल है। 8 बजने की देर है, वो पहले से बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये माशाल्लाह ये है पूरा सिस्टम। यासिर भाई, करप्शन की नज़र है, किसी भी इदारे में चले जाएं, जब तक उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, वो आपको वेट करवाएगा घंटे। अच्छा, जहाँ उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, जब यहाँ से पैसे आने, वो आपको प्रोटोकॉल भी देगा, आपसे बात भी बड़े अच्छे तरीके से करेगा, आपको इज्जत भी देगा, अलग से लेके बैठेगा। तो हर इदारे में जहाँ आपने जाना है, वहाँ आप जहन में रखें कि कायदे आज़म जिंदाबाद, उसके बगैर काम नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब फरमाइए क्या कहेंगे, जहाँ पर सारे काम पैसे, मतलब ये मैं क्या मिसाल दूँ, अच्छे खासे, मैं पढ़े लिखे नहीं कहता, माजरत के साथ मुझे माफ़ कीजिएगा, ये जो गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, शक्ल शायद ऐसी हो गई है कि ज़ाहिर चंद एक चीज़ें सीख गए, लेकिन पढ़े लिखे बहरहाल नहीं है। तो ये लोग जो गाड़ियों से बाहर हाथ निकाल के कचरा फेंक रहे हैं,
ये अगर कोई चालान अगर इनका हो जाता है तो खुद पैसे देकर मामला को सेट करा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या किया जाए ना, पैसे से सारे मसले हल हो रहे हैं, फिर तो हर बंदा ही बादशाह है। फरमाइए सर, हम किराएदार हैं जी इस शहर में। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची में हम सब किराएदार हैं। ऐसा ही है। हम अपनी तौर पे इसको ओन ही नहीं करते कि ये हमारा शहर है। ऐसा ही। अगर हमारे दिल में ये एहसास हो जाए कि ये हमारा शहर है जी। आजकल इतनी वो हो गई है कि हम कचरा अपने घर से लेके बाहर दूसरे के दरवाजे पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही है। और हालांकि उस गली मोहल्ले से या उसमें स्वीपर भी आता है जी। लेकिन फिर भी हमने ना डस्टबिन में नहीं रखना, उसको रखना नहीं है कि दरवाज़ा बजा के वो आके ले जाएगा स्वीपर, नहीं, लेकिन हमने फेंक देना है। सबसे बड़ी बात, आप शायद इस पे आप गौर करें, मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है, मस्जिद के दरवाजे के सामने कचरा आपको मिलेगा, हर जगह, स्कूल के मेन गेट के सामने आपको कचरा मिलेगा, तो अस्पताल के सामने आपको कचरा, यहाँ पे परफेक्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा कचरा। तो ये तो हमारी जो ना वो हो गई है, एक शिनाख्त हो गई है शहर की, शहरियों की हमारी हो गई है। जब तक हमारे अंदर का पता नहीं इंसान सो गया है कि मर गया है, हम अपने शहर को खूबसूरत नहीं करना देखते, हम अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं करना चाहते। हम कहाँ से, जब हमारे में यही सोच नहीं है कि सफाई सुथराई की हम कैसे जिए, तो हम हुकूक की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। हमें जब शुरू से ये ट्रेनिंग दी जाती है, भाई आपने लेन देन के साथ अपने हिसाब किताब करना है, तो हुकूक की तो बात ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा हक आपने खा लिया, आपका हक मैंने खा लिया, दे दिला के बराबर। तो दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि माशरे बदलने में इन कोशिश में सब लगे हुए हैं, लेकिन बस दुआ ही कर सकते हैं कोई मौजज़ा हो जाए कि हमारी कौम, मौजों के इंतजार में ही ज़्यादा इन लोगों ने वक्त सर्फ किया है, और मौजे ऐसे होते नहीं हैं। बहरहाल अब नहीं ऐसे भाई इसमें जी ज़रूर ज़रूर सब हो सकता है, सब हो सकता है। सही लोगों को सही जगह बिठाने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट टाइम भी ये सही लोग कहाँ से लाएं, मुझे ये बताइए ना। ये जो कचरे का भी आया ना, बड़ा तकलीफ दे मामला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं इसके ऊपर हमेशा चाहता हूँ कि प्रोग्राम्स में बात भी करता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है ना, आप यकीन कीजिए, आप पूरा जायज़ा ले लीजिए, हुकूमत की जिम्मेदारी इतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप देखें, घंटों घंटों हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, घंटों घंटों इसके ऊपर बात कर लेंगे कि ये जी कचरा पड़ा हुआ है। ये आप ये पूछिए तो सही जाके कि कचरा के आसमान से किसी ने यहाँ ला के डाला, कोई तैयार नहीं है ऑन करने के लिए, किसकी बात करें। अब अच्छे खासे, मैंने फिर कहा कि पढ़े लिखे मैं इनको नहीं कहता, वो ज़ाहिर है वो टीवी देख के सोशल मीडिया से पहनने ओढ़ने का तरीका आ गया है, तो वो लोग भी यही हरकतें कर रहे हैं। आप सब बराबर हैं। फरमाइए। नहीं देखो, मैं देखिए आवाम की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो इदारे हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, ज़्यादा मैं लोगों को नहीं कहता, क्योंकि आपने कितने ट्रैश कैंस या डस्टबिन लगा दिए इलाकों में, उसके बाद कितने अवेयरनेस प्रोग्राम आपने चला दिए। भाई जहाँ पर लोगों ने वहाँ पे जो हशर किया है ना, आप यकीन करें, एक दिन मेरे पास वो साबिक वो बैठे हुए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे जब इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा आप यकीन कीजिए कि ये डब्बे इसलिए रखे गए हैं कि यहाँ पर आप अपने घर में कचरा रखें, 2-1 दिन के बाद गाड़ी आएगी, आप उसको शॉपर में डाल के अंदर उसके डाल दें। वो कहते हैं कि हम गाड़ी तो दिन में 1 या 2 दफ़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, वो हर 1 घंटे के बाद मुँह तक भरा हुआ होता है। ये लोगों ने हाल कर दिया, और वो जगह नहीं है, साइड में उसके कचरा डालना शुरू कर दिया। तो कहाँ से सेंस प्रिवेल कर रहा है? जब गार्बेज प्रोड्यूस ज़्यादा होगा और आपके पास जो बिन्स की कैपेसिटी कम है, हमें उस कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, ये चला शहर में पॉपुलेशन भाई डेंसली पॉपुलेटेड शहर ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खतरनाक हद तक बढ़ गई है। आपको इसको कंट्रोल करना, और ये इदारों का काम है, आवाम का काम थोड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही आवाम को देखिए, आप फैसिलिटेट तो करें, फिर उनको अवेयरनेस दें। मैं फिर ये बात करता हूँ कि मुझे एक साहब ने कहा कि यार ये नासूर है, ये सही नहीं हो सकते, ये फलाना है, दिमाग का फलाना है, ये कराची के लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा। तो मैंने उनसे कहा, जब ये कराची का आदमी दुबई जाता है 1 दिन में सही हो जाता है, 2 घंटे में सही हो जाता है, 2 घंटे 30 मिनट में बिल्कुल सही हो जाता है। और मैंने कहा लेकिन वहाँ का आदमी बाहर का यहाँ आकर ख़राब भी हो जाता है। मैंने कहा लोगों का मसला नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम में सही जगह लोग बिठाने हैं यासिर भाई, अच्छा ईमानदार लोग बिठाने हैं। हर इदारे के चीफ को अगर सही, करप्ट लीडर्स क्रिएट करप्ट कल्चर, ये जब ये नीचे आ रहा होता है, अगर एक सही बंदा आके ईमानदार बैठेगा, वो दूसरे को करप्शन नहीं करने देगा, वो रोकेगा। जब खुद करप्ट नहीं होगा तो दूसरों को भी नहीं करने देगा। अच्छा, मैंने कहा जिस तरह कराची को छोड़ा है 30 साल, इसी तरह अगर लाहौर को 10 साल छोड़ दें तो गुल्लू भट्ट के बाप पैदा हो जाएंगे वहाँ पर, या लंदन को भी छोड़ दें तो वो भी लियाकताबाद बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे लोगों, ये जो नेपोटिज्म का कल्चर, ये रिश्वत का कल्चर, ये पट्टे पे देने का सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सिस्टम चला रहा है, एक सिस्टम के अंदर बाहर भी एक सिस्टम,
जो बाहर से बैठ के चल रहा है। अच्छा, इनकी भी डिस्ट्रिक्ट की भी नीलामी हो रही है भाई, तो ज़ाहिर जब इस बेस पे, और फिर डीसी या एसी पता नहीं कहाँ से आके लग जाते हैं, समझ नहीं आता। मैं इनको मानता ही नहीं, कराची से कोई ताल्लुक, ना हैदराबाद से ताल्लुक, कोई डेरकी से, कोई घोटकी से, कोई ना उनका पोटेंशियल है, ना उनके पास कैपेबिलिटी है, ना वो अकाउंट फॉर है। हो सकता है भाई, ठीक है, जब वो शहर का ही नहीं है तो वो शहर की ओनरशिप क्यों लेगा? उससे तो कहना सबसे बड़ी बात है वो अकाउंट फॉर नहीं है ना, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो तो मैं जाके उससे सवाल करूं, ये तो मेरा बंदा नहीं है। अब लोगों में फेमिलियरिटी नहीं है, फिर मिलने के लिए उसको भी कोई सोर्स उसकी जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ये बताती है लोगों से डिस्टेंस रखो। माजरत के साथ, अल्लाह मुझे माफ करे, कोई शाह साहब की कोई अप्रोच होगी तो फिर जाके वो आपसे मिलने को तैयार होंगे। ऐसा ही इतने बड़े शहर में, इतनी मैसिव पॉपुलेशन के अंदर, डेंस पॉपुलेशन के अंदर चंद लोगों के मसाइल तो शायद हल हो जाते होंगे। बिल्कुल ठीक, वो भी कायदे आज़म की मेहनत है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर कुछ कहना चाहें ज़रूर तस्करा। देखिए, मेरा यही कहना है अपनी कौम से कि देखें, मायूस ना हो, ठीक है, अपने इदारों पे इत्माद रखें, लेकिन वही वाली बात जैसे इरफान भाई ने कहा कि हर जगह पे अच्छा और काबिल बंदा होना चाहिए। ये लोग भी हमने चुनने, हमने रखने, इदारों को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। हमने अपने अंदर भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। हमारे जैसे काफ़ी सारे इदारे हैं, उनके साथ ताउन कीजिए, उनको अप्रोच कीजिए, और काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स के जो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनका साथ दीजिए, और इंशाल्लाह तब्दीली एक दिन आके रहेगी, और हमारा जो मुस्तकबिल अच्छा होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इंसानी हुकूक का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी ज़ात से तब्दीली का आगाज़ होगा, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफान भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमसे गुफ्तगू की और मसाइल के हवाले से यहाँ पर बात की। जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारे इससे जुड़े और दीगर मसाइल हैं। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा और ज़िंदगी अगर वफा करेगी तो ज़रूर इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आखिरी बात, एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा जाते जाते, कि अपने अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है। खुदारा इन तमाम लोगों से मायूस हो चुके हैं, और बिल्कुल ठीक भी है, इनमें ना सलाहियत है, ना ये मामला को हल करने की समझ रखते हैं, ना सकत रखते हैं। लेकिन हम खुद तो एक कोशिश करके देख सकते हैं, तो बजाय इसके कि इनसे मज़ीद उम्मीद लगाई जाए कि किसी किस्म की बेहतरी लेकर आएँ, तो खुद से कोशिश करके देखें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और कुछ नहीं, इनमें बड़ी तकलीफ़देह चीज़ एक हमेशा देखने को मिलती है, बड़ा अफसोस भी होता है कि ये कैसे मामला ठीक होंगे कि चलती गाड़ियों से हाथ निकाल के, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं अल्लाह ने अगर आपको दी है, अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर उम्मीद ना रखें कि कोई और आकर आपके मामला को ठीक करेगा। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लूँगा, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।